हमने पिछले लेक्चर्स में कई दफ़ा जो बातें की, किस चीज़ की बातें की, लियोपोल्ड वॉन रोंका की, और उससे पहले जो है अगस्ट कॉम्ट की, इन सब की बारे में जब बात कर रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि इम्प्रेसिस्ट हिस्टोरियंस हों, चाहे वो पॉजिटिविस्ट हो, बेसिकली वो ज़्यादातर जो है वो फोकस कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर। उनका ये मानना है कि हिस्टोरियंस जो है वो फैक्ट कलेक्टर हैं, उनको फैक्ट कलेक्ट करना चाहिए और ऑब्जेक्टिवली फैक्ट कलेक्ट करना चाहिए। उसमें जो है उनको बहुत ज़्यादा अपनी इंटरप्रिटेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। फैक्ट कलेक्ट करें, उसके बाद एक थ्योरीज़ बनाएं, जैसे अगस्ट कॉम्ट का मानना है थ्योरी बनाएं, और जो थ्योरी है उसके ऊपर सोसाइटी चलती है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसके बारे में आपको पता है कि थियोलॉजिकल स्टेट होता है, फिर उसके बाद मेटाफिजिकल स्टेट होता है, फिर पॉजिटिविस्ट स्टेज होता है। वो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक तरह से इंडिविजुअल हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। E.H. कार एक हिस्टोरियन हैं जिन्होंने कई लेक्चर्स दिए, और जिसके लेक्चर्स के ऊपर एक जो बुक है उनकी पब्लिश हुई है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। उसमें उन्होंने ख़ास करके एक बड़ी अच्छी बात, दो चैप्टर्स हैं उनके। एक जो आपका E.H. कार का हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स करके एक चैप्टर है, और दूसरा जो चैप्टर है उनका इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कहते हैं। पहली बात तो ये चीज़ देखने के लिए मिलती है हमें कि E.H. कार इम्पोर्टेंस देते हैं हिस्टोरियन को। वो कहते हैं कि हिस्टोरियंस का अपना इम्पोर्टेंस है। फैक्ट्स बहुत सारे होते हैं, फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है दुनिया के अंदर, और हर समय कोई ना कोई फैक्ट्स होते हैं। मतलब हिस्टोरियंस को अगर प्रेज कर रहे हैं आप किस चीज़ के लिए कि ही इज साइटिंग रिलायबल फैक्ट, हाँ, दैट मीन्स यू आर praising an architect for using good bricks and mortar. आर्किटेक्ट्स जो है वो अच्छे बिल्डिंग मटेरियल के लिए नहीं जाने जाते हैं। वो किस लिए जाने जाते हैं? वो अपने डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं। वो अच्छा डिज़ाइन अगर बनाते हैं तो उसके लिए जाने जाते हैं। उसी तरह से हिस्टोरियंस जो है कैन नॉट बी प्रेज्ड फॉर ट्रू फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स। Facts are there are many facts, number of facts are there. हाँ, हर चीज़ फैक्ट्स है। उन फैक्ट्स को कलेक्ट करने काम अगर हिस्टोरियन का है तो वो बहुत बड़ा कोई काम उनका नहीं है, वो बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हिस्टोरियन का कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, फैक्ट को चूज़ करने का, एक तरह से जो डिफरेंट फैक्ट्स हैं उससे हिस्टोरिकल फैक्ट बनाने का काम है। वो फैक्ट इन्वेंट करता है, हिस्टोरियन जो है वो फैक्ट इन्वेंट करता है। वो कौन सा फैक्ट होता है? वो हिस्टोरिकल फैक्ट होता है। फैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं। क्या हो सकता है फैक्ट्स? वो बड़ा अच्छा E.H. कार जो है एक एग्जाम्पल देते हैं कि जूलियस सीजर जो है रूबिकॉन नाम की जो रिवलेट है उसको क्रॉस किया, और वो जो है हिस्टोरिकल फैक्ट बन गया। ठीक, लेकिन क्या है, जूलियस सीजर से पहले कोई रूबिकॉन क्रॉस नहीं किया था, या उसके बाद नहीं किया, या क्या अभी नहीं कर रहे हैं लोग? ठीक, कर रहे हैं, पहले भी किया होगा। हाँ, लेकिन क्या है, जूलियस सीजर का रूबिकॉन को क्रॉस करना हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो जिसके बाद क्या है कि एक तरह से रोम के अंदर सिविल वार शुरू हो जाती है, रोम का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली जूलियस सीजर का रूबिकॉन क्रॉस करना एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसी तरह से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए हिस्टोरियन को प्रेज करना, फैक्ट अच्छे इस्तेमाल करने के लिए, ऑथेंटिक फैक्ट इस्तेमाल करने के लिए, ये थोड़ा सा अजीब सी बात है। क्यों? इसलिए कि हिस्टोरियन जो है हिस्टोरिकल फैक्ट को क्रिएट करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट बनाते हैं। फैक्ट बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्या हो सकता है फैक्ट? फैक्ट हो सकता है कोई चीज़ का गिर जाना, किसी चीज़ के कोई सड़क हादसा हो जाना, कोई बहुत सारी छोटे छोटे फैक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन उन फैक्ट्स को क्या हिस्टोरिकल फैक्ट माना जा सकता है? नहीं, वो हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? इसलिए कि हिस्टोरियंस ने उसको हिस्टोरिकल फैक्ट का दर्जा नहीं दिया है। जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सर क्लार्क का, कि वो जो है अपने एक लेक्चर में यूज़ करते हैं किसी इंडिविजुअल की डायरी, और वो डायरी कहाँ से मिलती है उनको? एक डायरी मिलती है जिसके अंदर एक इवेंट का इस्तेमाल किया गया है, जिसके अंदर एक मॉब लिंचिंग हो जाती है किसी एक आदमी की जो क्या जिंजर ब्रेड बेच रहा है।
ठीक। तो जिंजर ब्रेड बेच रहा है, उसकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, उसके बारे में सर क्लार्क जो है वो क्या करें अपने लेक्चर में उसको बोल रहे हैं, उन्होंने हाईलाइट कर दिया। ठीक, कंटेम्प्रेरी फैक्ट है। अब क्या वो फैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया? ईएचकार कहते हैं ऐसा नहीं है, वो अभी भी ईएचकार कह रहे हैं कि अभी भी फैक्ट नहीं हुआ। फैक्ट कब होगा? फैक्ट जब होगा वो एक तरह से वो फैक्ट अभी जो है एक मेंबरशिप में है हिस्टोरिकल फैक्ट के, वो हिस्टोरिकल फैक्ट बना नहीं है। फैक्ट कब बनेगा? जब कोई दूसरा हिस्टोरियन कोई उठाएगा उस फैक्ट को और उसका इस्तेमाल फिर से करेगा, यानी एक तरह से वो सेकंड करेगा उस फैक्ट को। फिर उसके बाद कोई तीसरा अगर हिस्टोरियन उसको उठाता है और फिर उसको जो है सामने रखता है, तो शायद वो हिस्टोरिकल फैक्ट बन जाएगा तब तक। यानी एक हिस्टोरियन के किसी भी फैक्ट को उठा करके प्रेजेंट करने से अपने काम में वो फैक्ट नहीं बन जाता है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं बन जाता है। हिस्टोरिकल फैक्ट बनने के लिए कोई भी दूसरे हिस्टोरियन का उसको सेकंड करना और फिर बाकी लोगों का अप्रूव करना भी ज़रूरी होता है। तो एक तरह से बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है वो बनाने का काम हिस्टोरियंस करते हैं। ठीक, तो एक तो ये बहुत बड़ी चीज़ उन्होंने कही किसने? ईएचकार ने। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, उसका बहुत सारे वो मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, वो फिश मॉन्गर्स के स्लैब की बात करते हैं कि मछली बनाने का काम जो है वो कौन करता है। जैसे मान लीजिए कोई शेफ़ है, वो मछली बना रहा है और मछली बना रहा है, तो क्या कौन सी फ़िश ख़रीद रहा है और कहाँ से ख़रीद रहा है, ये मायने रखता है। वो कह रहा है कि फ़ैक्ट जो है वैसा नहीं है कि फ़िश मॉन्गर्स के स्लैब पर रखा हुआ जो है फ़िश है वही फ़िश है। वो कह रहे हैं कि फैक्ट्स तो समंदर में घूमता हुई मछली के जैसे है, घूमती हुई मछली के जैसा है। बहुत सारी मछलियाँ घूम रही, कौन सी मछली पकड़ी जाएगी, किसको जो है वो बनाने का फैसला किया जाएगा, ये सब जो है वो डिपेंड करता है हिस्टोरियंस के ऊपर, फिश बनाने वाले के ऊपर। तो इसी तरह से फैक्ट्स जो है अथाह हैं, उनको कौन से फैक्ट्स को चूज़ किया जाएगा, किस पार्ट जो कौन सा पार्ट है समंदर का, उस समंदर के पार्ट से जो है फिशेस विल बी कैप्चर्ड एंड दे विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द फिश मॉन्गर्स स्लैब, तो और फिश मॉन्गर के पास लाई जाएंगी। वो सारी बातें डिसाइड कौन करेगा? एक तरह से हिस्टोरियन करता है। तो क्या चीज़ है कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, कोई भी नॉर्मल फैक्ट्स हो सकता है, उन फैक्ट्स को क्या करता है एक जो हिस्टोरियंस है वो क्या करते हैं? हिस्टोरिकल फैक्ट बनाते हैं। और इसी इसमें जो है आपने देखा कि रूबिकॉन का के क्रॉस करने का एग्जांपल दिया हुआ है ईएचकार ने। तो फैक्ट्स वो होता है। अब वो फैक्ट्स जो हिस्टोरिकल फैक्ट बनाने वाला जो हिस्टोरियन है वो किस तरह से बनाएगा, वो कौन सी फैक्ट को समझेगा कि फैक्ट है, और कौन फैक्ट से फैक्ट को समझेगा कि फैक्ट नहीं है। ठीक, वो भी उसके डिपेंड करेगा किस चीज़ के ऊपर? वो डिपेंड करेगा कि वो कौन व्यक्ति है, यानी इंडिविजुअली वो कौन है, कैसा है, किस सोसाइटी से बनना हुआ आया है। फिर वो डिस्कस करते हैं इसी चीज़ के अंदर कि हिस्टोरियन जो है वो असल में वो अपनी सोसाइटी का प्रोडक्ट है। वो अपनी सोसाइटी का प्रोडक्ट है, जिस सोसाइटी में सोशल कल्चरल बैकग्राउंड से वो आता है, उस चीज़ को वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है उसके अंदर। यानी उनका ये कहना है कि अगर आप किसी की बात कर रहे हो, आप किसी को किसी हिस्टोरियन को समझना हो कि वो किस चीज़ को हिस्टोरिकल फैक्ट बना रहा है या क्या लिख रहा है, तो यू विल हैव टू स्टडी दैट हिस्टोरियन एज वेल। ठीक, उस हिस्टोरियन को आपको समझना पड़ेगा कि जो हिस्टोरियन है वो कहाँ पैदा हुआ है, किस तरह की चीज़ों को में इंटरेस्ट ले रहा है और किस तरह से चीज़ें बन रही हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब इफ़ यू वांट टू स्टडी हिस्ट्री देन यू विल हैव टू फर्स्ट स्टडी द हिस्टोरियन। Unless you know the historian, his background, his upbringing in a way where he lived and kicked, so only then you will be able to understand his mind, and only then you will be able to understand
what kind of history he is going to write and what kinds of facts he has chosen. एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल और देखने के लिए मिलता है इस तरह के कि इसलिए कि देखिए हिस्टोरियंस जो है वो डिसाइड करते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होगा। इसका एग्जाम्पल एक तरह से और एक इंडिविजुअल कैसे जो है उसकी लाइफ में असर करता है और वो कैसे बनता है और किस तरह से जो है वो हिस्टोरिकल फैक्ट बनाता है, उसके लिए एक और अच्छा बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक दिया है उन्होंने। वाइमर रिपब्लिक हुआ करता था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद और सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले यानी हिटलर के आने से पहले जो है वो वाइमर रिपब्लिक कहलाता था। आपको ध्यान होगा वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर रिपब्लिक के अंदर एक जो फॉरेन मिनिस्टर थे वाइमर रिपब्लिक के स्ट्रॉसमैन, तो उनके जो पेपर्स थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, हाँ वो बहुत सारी राइटिंग्स थी, लेटर राइटिंग्स और उनके बहुत सारी चीज़ लेटर्स, उनकी जो एफर्ट्स थे, नोट्स, फाइल्स, ये सारी बहुत सारी चीज़ें थी। और उनके पेपर्स जो है उनके ब्रैडहार्ट नाम के जो उनके ये थे सेक्रेटरी थे, उसको उनके मरने के बाद उन्होंने पब्लिश किया। अब हम जानते हैं कि वाइमर रिपब्लिक बहुत अच्छा रिलेशन था किसके साथ, वेस्ट के साथ। उसने वाइमर रिपब्लिक ने वेस्ट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाया था और वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ये लेकर के एक तरह से जर्मनी को वापस फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद खड़ा करने की कोशिश की थी, ये हमें पता है। तो वो जो पेपर्स थे उसको उन्होंने क्या किया, एडिट कर दिया, एडिट करके पब्लिश करा दिया और वो जर्मन पेपर्स जो हैं वो पब्लिश कराए गए। और जब पब्लिश कराए गए तो उनका पेपर जो है हमें जब देखने के लिए मिलता है तो उसके पेपर को पढ़ने से, उनकी जो बुक है उनसे पढ़ने से क्या समझ में आता है, तो जाहिर सी बात है कि वो पब्लिकेशन है, वो किस चीज़ का कंपाइलेशन ऑफ हिज ओन हैंड राइटिंग है। अगर हम लोग देखें लियोपोल्ड वॉन रांका की नज़र से तो क्या चीज़ है, प्राइमरी सोर्स है, उसको बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है किस चीज़ के, प्राइमरी सोर्स है, हार्डकोर फैक्ट्स हैं, एक तरह से ऐसा समझा जाएगा। अगर पॉजिटिविस्ट इसकी आइडिया लियोपोल्ड वॉन रांका की अगर हम लोग बात करें तो उनके हिसाब से ये परफेक्ट प्राइमरी सोर्स है। लेकिन क्या है कि हम देखते हैं क्या कि लकीली क्या होता है, एक नई चीज़ देखने के लिए मिलती है। क्या होता है, नई चीज़ देखने के लिए मिलती है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब जर्मनी हार जाता है तो वो सारी जो बुक्स हैं एक तरह से वो खो जाती हैं। और यूँ समझिए कि उससे पहले ही जो है वाइमर रिपब्लिक के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनकी जो बुक्स जिसको पब्लिश कराया था, हिटलर ने एक तरह से उसको पर्ज कर दिया था और बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में वो बची हुई नहीं थी। और जहाँ भी बची हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद वो एकदम नहीं बची हुई थी। क्यों नहीं बची हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ कि इतने बॉम्ब्स गिरे और जर्मनी एक तरह से बर्बाद हो गया, तो वो कोई भी कॉपीज़ एक तरह से नहीं बच रही थी। लकीली एक चीज़ मिली सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और सारी कॉपीज़ डिस्ट्रॉय हो गई एक तरह से। लकीली एक चीज़ मिली, वो क्या मिली? माइक्रो फिल्म्स मिल गए, उसको सारे के सारे पेपर्स के माइक्रो फिल्म्स मिल गए। उन माइक्रो फिल्म्स की 2 कॉपीज़ की गई है। एक कॉपी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्काइव में रख दिया गया और दूसरी जो है वो ब्रिटेन के पास चला गया। तो ये दोनों जो आर्काइव्स हैं यानी माइक्रो फिल्म्स हैं वो अवेलेबल आज की डेट में प्रेजेंट है। हमारे पास एक कॉपी उसकी भी है, किसकी? बर्डहार्ट ने जो एडिट किया था अपने बॉस की जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, एक तरह से जो हैंड रिटन ये था उसको भी। और दूसरा एक और व्यक्ति था, इंग्लिश व्यक्ति, जिन्होंने क्या किया कि उसको फर्दर एडिट करवाया और फर्दर एडिट करके एक पब्लिश किया। और उन्होंने प्रीफेस में एक तरह से लिखा कि वो पेपर जो है उन्होंने हाईली एवरेज फॉर्म में छापा और उन्होंने ये कहा कि जो इंग्लिश ऑडियंस, इंग्लिश रीडिंग ऑडियंस है, उनके लिए जो रिलेवेंट पेपर्स हैं उसको उन्होंने किया। तो एक तरह से देखिए क्या है, एक ओरिजिनल आपके पास, उनके पास डॉक्यूमेंट है जो
इन्होंने छोड़ा, आपके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने छोड़ा, फॉरेन मिनिस्टर जो थे उन्होंने छोड़ा वाइमर रिपब्लिक के। दूसरा जो मटेरियल है वो कौन सा है जो उनके सेक्रेटरी ने पब्लिश कराया, एडिटेड एंड पब्लिश कराया। तीसरा एक और जो इंग्लिश मैन है उसने पब्लिश किया और फर्दर उसको एडिट किया। तो 3 वर्जन आपको देखने के लिए मिल रहा है, सेम पर्सन का अकाउंट है। जब आप ये 2 अकाउंट देखेंगे, ख़ास करके किसका, जो मेन एडिट किया, उनके जो सेक्रेटरी ने जो एडिट किया और पब्लिश किया, उसका जब अकाउंट देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जो स्ट्रॉसमैन की जो ये थी, कोशिश थी रिलेशंस की, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जो अपना रिलेशन सुधारने की, और दूसरी चीज़ क्या कि रिलेशन सुधारने की और क्या करने की, रिलेशन सिर्फ नहीं सुधारा उन्होंने बल्कि वो फ्रूटफुल था उनके जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ थी। तो उन डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ को उन्होंने इतना सुधारा कि जर्मनी को वापस अपने पैर पे खड़ा होने का मौका भी मिल गया था एक तरह से। तो वो रिलेशंस जो है वो किस चीज़ में दिखाते, सिर्फ दिखा रहा है क्या कि जो जर्मनी है, वाइमर रिपब्लिक है, वो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपना रिलेशन किसके साथ ठीक करने का, वेस्टर्न सोसाइटी के साथ ठीक करने का। हाँ, जबकि हम जब पूरा पेपर देखते हैं जो 1945 के बाद जो हमें माइक्रोफिल्म के रूप में अवेलेबल हुआ, जो मिला, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में भी और कहाँ अमेरिकन लाइब्रेरी में भी रखा हुआ है, तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है? हमें देखने के लिए मिलता है कि इनफैक्ट स्ट्रॉसमैन जो है वो कोशिश कर रहे थे क्या करने की, ईस्टर्न से यानी यूएसएसआर से अपना रिलेशन ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करें। तो ज़्यादा उन्होंने जो फोकस किया था अपना यूएसएसआर के साथ रिलेशन ठीक करने के लिए किया था। जबकि एडिट करके जब वो बुक एडिट होती है तो उससे क्या इम्प्रेशन मिलता है कि उन्होंने वेस्ट को प्रीफर किया। तीसरी बात, जब वो फाइनल जो इंग्लिश मैन ने जो ट्रांसलेशन किया तो वो सिर्फ इंग्लिश ऑडियंस के हिसाब का जो पेपर था उसी को डिस्कस किया, उसी को जो है पब्लिश किया। तो उससे फर्दर जो एक दिमाग में ये आइडिया होता है कि बेसिकली स्ट्रॉसमैन वाज emphasizing on his country's relations with the West, and that efforts of him in fact was very fruitful, and Germany progressed quite well during his time. But the fact was that he tried to mend his relations with the USSR. He made more efforts to improve his relations with the USSR, not with the USA और ब्रिटेन। हाँ, सो ये जो आइडियाज़ हैं वो बड़ा चेंज कर जाते हैं। तो इसलिए क्या चीज़ है कि किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट को फर्दर समझने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हिस्टोरियंस को जो फैक्ट बना रहा है वो उनको जो है पहले थोड़ा स्टडी करना ज़रूरी होता है। जब उसको अगर स्टडी कर लेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये हिस्टोरिकल फैक्ट किस तरह से ठीक है या नहीं है। ठीक, अब हम लोग जो थोड़ा सा बात करें, देखें किस चीज़ की, आरजी कॉलिंगवुड की। हालांकि मेरे ख्याल से इसी पर छोड़ देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो है हम लोग आरजी कॉलिंगवुड पर बात करेंगे, इसलिए कि आरजी कॉलिंगवुड भी जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल फैक्ट्स के ऊपर और किसके ऊपर बात नहीं करते, मतलब वो ये नहीं कहते कि हार्डकोर फैक्ट जो है वो फैक्ट को ही एनालाइज करना चाहिए, सिर्फ एपिस्टेमोलॉजिकल स्टडी और फिलोलॉजिकल स्टडीज़ जो है वो टेक्स्ट की और इन सब चीज़ों की करनी चाहिए। इसलिए कि आरजी कॉलिंगवुड जो है वो कहते हैं कि ऑल हिस्ट्रीज आर हिस्ट्रीज ऑफ mind, in fact, thought, in fact, all histories are history of thoughts। तो वो री इनैक्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं कि री इनैक्टमेंट करना चाहिए। अब इन सब चीज़ों में देखिए एक और बड़ी अच्छी चीज़ है, छोटी सी मुझे याद आ गई तो मैंने सोचा कि उसको भी इनकॉर्पोरेट कर ही लेना चाहिए। वो क्या चीज़ है कि हिस्ट्री जो है वो सिर्फ क्या चीज़ होती है कि एक्ट्स और मतलब कॉज और इफेक्ट में नहीं देखी जा सकती, सिर्फ कि कोई भी चीज़ का ये कॉज होता है, इस चीज़ का ये कॉज होता है, हिस्ट्री का कॉज नहीं होता। और उसका क्या होता है, उसका जो है वो
उसका जो है वो सिर्फ कॉज नहीं होता है, क्या होता है, रीज़न होता है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉज एंड रीज़न. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन द नेक्स्ट lecture on RG Collywood. Thank you.